बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आई होप आप सभी ने बढ़िया से फेस्टिवल्स एंजॉय किए होंगे। तो जो हम लोगों का रिवीजन क्लासेस चल रहा था हम लोगों ने जिसमें हीट और हीट ट्रांसफ़र के बारे में देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं आगे कि थर्मल रेडिएशन क्या होता है। तो एक बार आप सभी को फिर से दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ थर्मल रेडिएशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर लाइक द रेडिएशन बाय अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी किसी बॉडी की तरह, लेकिन कब होता है? जब किसी टेम्परेचर से की वजह से, लाइक रेडिएशन बाय अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल वेव भी होंगी वहां पर और मैग्नेटिक वेव भी होंगी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है हमारा? देयर आर सम, यहाँ पे जो वेव्स की वेव लेंथ होगी वो कैसी होगी आपकी? वो क्या होगी आपकी? 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्लियर है? और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। इन वेव्स को क्या कहते हैं हम? इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, सो लाइक लाइट थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। दे शो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों फिनोमिना यहाँ पर ये शो करता है। थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी। तो क्या होता है? थर्मल रेडिएशन क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा जब ये किसी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो हम क्या क्या होते हैं हमारे डेली लाइफ में? तो हम लोगों ने थर्मल रेडिएशन पढ़ा। थर्मल रेडिएशन क्या होता है कि जब भी कोई हीट की वजह से या लाइट की वजह से जो वहाँ पे एनर्जी रेडिएट होती है उसे हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो वेवलेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। 1 जो माइक्रोमीटर होगा दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना शो करता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन समर्स वाइल डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन विंटर। तो आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम समर में लाइट क्लॉथ्स पहनेंगे तो क्या होगा? ये कैसे होते हैं? पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, पुअर एब्जॉर्बर होते हैं और गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है? कूल रहती है। ठीक है? Outer surface of teapots are made radiant. The radiant surface neither absorbs heat from outside nor it allows heat to flow outside. Thus tea remains hot for a long time. तो आपने देखा होगा कि जो टी पॉट्स होते हैं उनका जो बाहर का सरफेस होता है वो ऐसा बनाते हैं कि जैसे हीट आइसोलेट रहे, वहाँ पे ना ही ज़्यादा हीट आए और ना ही ज़्यादा हीट आपकी ट्रांसफ़र हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर सरफेस ऑफ कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं आर ब्लैक एंड रफ। तो ब्लैक और रफ सरफेस क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो गुड इमिटर भी होंगे। इमिटर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? इमिटर का मतलब कि जो एक अच्छा ऑब्जॉर्वर होगा वो अच्छी चीज़ें इमिट कर पाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी को अगर हमने कुछ बात बताई तो जितने अच्छे से वो सुनेगा उतने ही अच्छे से किसी और को बता पाएगा। तो जितना बढ़िया एक एब्जॉर्वर होगा उतना ही अच्छा इमिटर होगा। तो क्या होगा? ब्लैक और रफ सरफेस जो होता है वो ज़्यादा हीट रिसीव कर सकता है, तो इस वजह से हम वहाँ पे क्या करते हैं? ब्लैक या रफ सरफेस बनाते हैं जो कुकिंग पॉट्स होते हैं। डिजर्ट्स आर हॉट इन डे एंड कोल्ड इन नाइट। तो ये भी पता होगा, सैंड इज अ गुड एब्जॉर्बर। तो क्या होता है? सैंड गुड एब्जॉर्बर है तो गुड इमिटर भी है, तो वही होता है वहाँ पे। हिल्स रिमेन्स, क्या होता है आपका? हिल्स रिमेन्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। जो हिल्स होते हैं वो कोल्ड रहते हैं समर के टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेडिएशन होता है इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो समर में भी क्या रहते हैं? कोल्ड रहते हैं। ठीक है? क्लाउडी नाइट्स आर मोर वार्मर देन क्लियर स्काई नाइट्स। तो क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है वो ट्रैप हो जाता है यहाँ पर, किस फॉर्म में?
लॉन्ग वेव में, तो जिसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर के चारों तरफ का जो हीट होता है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है कंपेरेटिवली क्लियर स्काई के। बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड ब्लैक, ये भी पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा इमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा। थर्मोफ्लास्क इट इज़ अ डिवाइस टू मिनिमाइज हीट ट्रांसफर बिटवीन द कंटेंट ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड। तो थर्मोफ्लास्क क्या होता है, एक हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करने के लिए एक होता है बॉटल और आउटसाइड। तो जैसे कि हम लोग जो थर्मोफ्लास्क जो बॉटल यूज़ करते हैं इंसुलेटेड, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाहर डबल ग्लास बना होता है, इसमें यहाँ पे डबल वॉल्ड ग्लास होता है वेजल, जिसका इनर एंड आउटर वॉल्स कोटेड होता है सिल्वर से। तो रेडिएशन फ्रॉम इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेंट ऑफ द बॉटल। तो जो ये अंदर का होगा कंटेंट वो यहीं पे रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है, क्लियर है। The space between the wall is evacuated to reduce conduction and convection losses and the flask is supported on an insulator like cork। तो इस तरीके का हम एक कॉर्क लगा देते हैं जिससे कि उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वैक्यूम की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो रेडिएशन से रिलेटेड है, उनके बारे में बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव और एमिसिव पावर्स की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो है आपका, यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हैं क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, क्लियर है। तो जैसे कि अगर कोई सरफेस है तो उस पर कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है, मान लीजिए 100 आ रही है और उसमें से ये कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये 90 एब्जॉर्ब कर रहा है तो 90/100 हो जाएगा। तो जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट हम मान कर चलते हैं कि वो 100/100 एब्जॉर्ब करती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन अ गिवन टाइम टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट सेम टाइम इज नोन एज एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है ना। एमिसिव पावर की बात करें तो एमिसिव पावर क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर सेकेंड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एमिसिव पावर की बात करते हैं तो जो एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी वो पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट टाइम कितना रेडिएट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको, एमिसिव पावर कहेंगे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। तो अब बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का ये मतलब नहीं है कि भाई कलर ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक बॉडी का मीन्स क्या है कि एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, क्या है, यानी कि अगर हम बात करें तो सारे रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो इमिट्स, ये क्या हो जाता है आपका, it emits the radiation at the fastest rate। The radiations emitted by a black body is known as black body radiation। तो जो black body radiation create करेगी उसी को हम कहेंगे। The black body is also called as ideal radiator। जैसे अभी हमने बताया था कि गुड एब्जॉर्बर ही क्या होगा, हमारा गुड इमिटर होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अ परफेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब 100% ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज ओनली एन आइडियल कंसेप्ट। अभी मैंने बताया था एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज विद इन द यूनिवर्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी। एक्चुअल में यूनिवर्स में कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो लैम्प ब्लैक इज क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली 1% ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। इट इज नॉट एसेंशियल दैट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी शुड अपीयर ब्लैक। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी वो आपको ब्लैक ही अपीयर हो। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, तो उनमें लॉज में बात करते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है कि किरचॉफ लॉ अगर देखें तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, अभी हमने देखा था इमिसिव पावर और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, ठीक है ना, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर देखिए इक्वल होता है, जनरली इक्वल होता है। तो इक्वल होगा तो ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और हम देख सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट के बराबर रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ई लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, और ए लैम्डा क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये है क्या आपका कांस्टेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है,
ये देखिए लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या किस लॉ के हिसाब से कौन सा इक्वेशन सही है। तो ये आप यहाँ पे इक्वेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ध्यान से देखना है। जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये देखिए यहाँ पे लैम्डा एम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज वी, इसी को हम वीन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू याद रखिएगा कि 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर केल्विन। दिस लॉ कैन बी यूज टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ द मून, सन एंड द अदर स्टार्स। यानी कि अगर आपसे कहें कि आपको एक जो प्लैनेट है या कोई स्पेशियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, उसका आपको सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है तो आप किस लॉ का यूज़ करेंगे, तो आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने किरचॉफ लॉ देखा। किरचॉफ लॉ क्या था कि इमिसिविटी पावर ऑफ बॉडी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में देखा कि जो हमारा वेवलेंथ होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट आता है ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये स्टीफन जो बोल्ट्जमैन लॉ होता है ये आपका रेडिएशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, रेडिएशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्स लॉ कि जो टोटल एनर्जी होती है इमिटेड बाय अ पर सेकंड या पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, ये क्या है, सिग्मा। ये कौन सा कांस्टेंट आ गया आपका, सिग्मा, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है 5.6 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ठीक है। इफ द बॉडी इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक एप्सिलॉन आ जाता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी। फिर जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, ये देखिए जो लॉ आता है आपका, according to this law the rate of loss of heat of the body is directly proportional to the difference of the temperature of the body and the surrounding। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के बॉडी और सराउंडिंग के, ठीक है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ है ये आपका कहाँ यूज़ होता है, मेनली ये कन्वेक्शन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, चलिए, और मे भी कंडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं। सो दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस टेम्परेचर है तो आप इस लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। द लॉस ऑफ हीट रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड द एरिया ऑफ द एक्सपोज सर्फेस, ठीक है। हॉट वाटर टेक्स मच लेस टाइम इन कूलिंग फ्रॉम 100 to 95 डिग्री सेल्सियस देन फ्रॉम 20 to 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हॉट वाटर को जो कूलिंग होती है वो 100 से 95 में कम टाइम लेता है, बल्कि 20 से 15 डिग्री में ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग जानते होंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग अ हाई टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस ऑल्दो इट्स रिसीव फ्यूअर रेडिएशन आउटसाइड। तो इट occurs due to the high concentration of carbon dioxide and vapor content. The glass walls are also included under it. They allow to short wave radiation to enter the house. There is almost no dissipation of energy as the longer heat waves can't penetrate through the carbon dioxide and vapor. It leads to the warmer dust and cloudy nights compared to the dry nights. The gas such as carbon dioxide is known as greenhouse gas. It is transparent to the solar radiation but have the ability to absorb infrared waves. These are also known as long wave. तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपकी जो अर्थ है तो इस पे ये इस तरीके से सन रेज आ रही हैं, तो जो आपका एटमॉस्फेयर है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वेपर है और क्या है, CO2। तो इसकी वजह से तो जो हमारी ये जो वेव आ रही है, ये जो ये हम देख रहे हैं ये वेव आ रही है, ये कौन सी वेव है, शॉर्ट वेव। और जो ये हैं यानी कि जब ये आ जाती हैं और अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसके बाद जो इनसे वेव निकलती हैं ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती हैं और इनको हम कहते हैं लॉन्ग वेव। और ये वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाती।
तो इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो स्लोली क्या होता है, वार्मर हो जाता है। वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर के पास रह जाती है और इसी वजह से हम इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैस है इसको हम कौन सा गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। तो यहीं पे हमने बताया था, यहीं बताया यहाँ पे पैराग्राफ में भी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज विच में एट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। और क्या होगा, इट मेल्ट्स द आइस एंड इंक्रीज द सी लेवल। द डाउनवर्ड फ्लक्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन बाय द ग्रीन हाउस गैस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स। ठीक है ना। एट एन एवरेज और मीन टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री। तो क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो कि अर्थ का जो वार्मिंग एवरेज है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फ्लक्स द अर्थ मीन टेम्परेचर वुड ड्रॉप टू -18 डिग्री सेल्सियस। एट सच अ लो टेम्परेचर वाटर विल फ्रीज एंड मोस्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्व। तो ये अच्छा भी है बट बहुत ज़्यादा हम उस लेवल पर नहीं देख सकते हैं। तो क्या आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी और आपने इन्जॉय किया होगा। सॉरी कि हम लोग कंटिन्यू सेशन नहीं ले पाए, ये थोड़ा फेस्टिवल में मैं घर चला गया था। और कोशिश करूँगा कि ये आपका जो नवंबर मंथ है इसमें ऑलमोस्ट हमारा फिज़िक्स तो 2-3 चैप्टर और बाकी हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर बायो की बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि नवंबर में ही हम लोग इसको प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लें। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।